कोरोना दूर रहे, कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना है, उसके लिए फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन इस वक्त यूपी में चल रहा है। लखनऊ में वीकेंड लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है। हफ्ते में 2 दिन कोविड कर्फ्यू रहता है। सोमवार से शुक्रवार तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। आज दिन में भी लागू रहेगा कोविड कर्फ्यू। कोरोना के मामलों में यूपी में जो है लगातार गिरावट देखी जा रही है। लखनऊ समेत कुल 26 जिलों में 24 घंटे के दौरान कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटे में 524 नए केस सामने आए, जबकि 1757 लोग डिस्चार्ज भी हुए। प्रदेश में 24 घंटे में 79 कोविड मरीजों की मौत भी हुई है। प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की बात करें तो 9,806 एक्टिव केसेस उत्तर प्रदेश के अंदर है। लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना के 34 नए मामले सामने आए, जबकि 84 लोग डिस्चार्ज भी हुए। वहीं राजधानी में कुल एक्टिव केसेस 454 हो गए हैं। कोरोना से जुड़ी हुई 10 बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित इस वक्त कुल एक्टिव केसेस 9,806 हैं पूरे यूपी में। राजधानी लखनऊ की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 34 नए केस सामने आए। 84 मरीज डिस्चार्ज भी हालांकि हुए, ठीक होने के बाद अपने घर गए। लखनऊ में कुल एक्टिव केसेस इस वक्त 454 हैं। खबर अब वाराणसी से, जहां पर आज 18+ कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। तो वाराणसी वासियों के लिए बड़ी खबर, 18+ के लिए ये बड़ी खबर, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो गई है, कोविन पोर्टल पर वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाएगी। 18 साल से लेकर 44 साल तक के लाभार्थी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए 18+ के लाभार्थियों के लिए 4 दिन स्लॉट खोले जाएंगे। 4 दिन स्लॉट खोले जाने हैं। वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है वो 14 जून से शुरू होगा। तो वाराणसी से 18+ वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। और इस वक्त की अहम खबर अयोध्या से। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिन की बैठक हुई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी सदस्य भी रहेंगे। समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र मंदिर की नींव का निरीक्षण करेंगे। L&T और टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट्स भी इसमें शामिल होंगे। बैठक में नींव के रॉ मटेरियल को लेकर चर्चा होगी। तो 2 दिन अहम बैठक होने जा रही है। समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र इसमें शामिल होंगे। L&T और टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट्स इसमें होंगे। सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक बैठक होगी। नृपेंद्र मिश्र राम मंदिर की नींव का निरीक्षण करेंगे। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक नींव के मटेरियल को लेकर राम जन्मभूमि परिसर में चर्चा होगी। 14 जून को सुबह 9:30 से 1:30 बजे तक राम जन्मभूमि परिसर में दूसरे दिन की बैठक की जाएगी। सर्किट हाउस में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। और 14 जून को 3 बजे से शाम 5 बजे तक L&T टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट्स भी इस बैठक में शामिल होंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में भव्य राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के साथ ही रामलला पर पैसों की बारिश शुरू हो गई। ट्रस्ट से जुड़े हुए सूत्रों की अगर माने तो अकेले मंदिर निर्माण के लिए देश भर में शुरू किए गए समर्पण निधि अभियान में राम भक्तों ने करीब 5,000 करोड़ की धनराशि दी है। अब इस भारी भरकम रकम से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भारतीय स्टेट बैंक की अयोध्या ब्रांच में 500 करोड़ की FD भी की है। और इसी के साथ अब विदेशी राम भक्तों के लिए भी निधि समर्पण अभियान की शुरुआत होने वाली है। और भारत के बाहर रहने वाले भक्तों से भी ट्रस्ट की बड़ी धनराशि मिलने की उम्मीद है। अहम खबर लखनऊ से। जस्टिस संजय यादव राजभवन में शपथ लेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गोपनीयता और पद की शपथ दिलाएंगी। दोपहर 12 बजे शपथ लेंगे जस्टिस संजय यादव। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे ये कार्यक्रम होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। लखनऊ से खबर, प्रदेश में मानसून का जो इंतजार किया जा रहा था वह इंतजार अब खत्म, क्योंकि आज किसी भी वक्त उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हो सकता है। मानसून उत्तर प्रदेश में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है तेज बारिश का। बिहार की सीमा से लगते हुए जिलों में तेज बारिश होगी और बारिश होगी तो मान लीजिए मानसून आ गया है। ये मानसून की दस्तक है। मौसम विभाग ने स्पष्ट कह दिया है कि अब जो बारिश आज होगी वो मानसून की बारिश होगी। और बिहार से सटे हुए जो जिले हैं वहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया, लिहाजा लोग सचेत भी रहें, अलर्ट भी रहें। तो मौसम विभाग का अलर्ट, मानसून देगा दस्तक उत्तर प्रदेश में आज। और
इस बार थोड़ा जल्दी मानसून दस्तक दे रहा है। प्री मानसून की बौछारों से लोगों को राहत मिली, गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन कुछ परेशानियां जो खड़ी हुई वो जल भराव की थी। ऐसे में जो नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, सभी को तैयार रहने की आवश्यकता है। ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई जगहों से वो तस्वीरें आई जहां घरों के भीतर पानी चला गया, लोगों को बाल्टियों से, दूसरे बर्तनों से उस पानी को बाहर फेंकना पड़ा। ऐसे में मौसम विभाग का अलर्ट है कि अब मानसून दे देगा दस्तक। आज उत्तर प्रदेश में मानसून पहुंच जाएगा और बिहार से सटे हुए जो जिले हैं उन जिलों में मानसून दस्तक देगा। उन जिलों में मूसलाधार बारिश का, भारी बारिश का यह अलर्ट है, यह आशंका है, यह पूर्वानुमान है। तो मौसम विभाग का अलर्ट, बिहार की सीमा से लगते हुए जिलों में तेज बारिश होगी। और सीधे अब आपको सोनभद्र लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता संतोष सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संतोष, जो बिहार से सटे हुए जिले हैं या कह लीजिए पूर्वांचल, सबसे पहले मानसून वहीं दस्तक देगा। प्री शावर्स हम सभी अनुभव कर रहे हैं इन दिनों, वहां मौसम कैसा बना हुआ है और क्या एहतियात फिलहाल? संतोष, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही, एक बार फिर से संपर्क करेंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए, खुशगवार मौसम, आसमान में काले काले बादल, बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश की बौछारें। लेकिन आज औपचारिक मानसून दस्तक देने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर और शुरुआत पूर्वांचल से होगी, बिहार से सटे जिलों से होगी। चलिए गंगा सवेरे में आगे बढ़ते हैं और पूर्वांचल की हर छोटी बड़ी खबर फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। वाराणसी में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर जलाकर विरोध जताया। दिग्विजय सिंह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 वापस लेने को लेकर बयान दिया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह से अब माफी मांगने की मांग की है। जौनपुर के बदलापुर कोतवाली इलाके के भटिहरा गांव में जमीन के विवाद में मारपीट हो गई। दो पक्षों में मारपीट में कुल 8 लोग घायल हो गए। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया। मिर्जापुर के तिलाव गांव का एक शख्स बीमार पड़ गया, जिससे उसके घर वालों ने चारपाई पर लादकर 2 किलोमीटर दूर अस्पताल तक का सफर तय किया। जिले में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां सरकारी सुविधाओं का अभाव है। यहां के लालगंज तहसील के एक बड़े इलाका आदिवासी बाहुल्य और पिछड़ा है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की प्रगति का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि वो एक्सप्रेसवे की पूर्वांचल क्षेत्र की लाइफलाइन ये साबित होगी और इससे पूर्वांचल में उद्योग धंधों का विकास होगा। गोरखपुर में अधिकारी और कर्मचारी सरकार की साख पर बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। एक और किसान अपना गेहूं लेकर क्रय केंद्रों तक पहुंच रहे, बावजूद इसके उन्हें मायूसी हाथ लग रही है। तो वहीं क्रय केंद्र प्रभारी बिचौलियों का गेहूं खरीदकर मालामाल हो रहे हैं। कुशीनगर में जिले की मुख्य सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। अधिकारियों के आने जाने के बाद भी सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है। लोगों का इस टूटी सड़क पर सफर करना बड़ा मुश्किल हो गया। देवरिया में पुलिस ने माफिया और बसपा के पूर्व एमएलसी संजीव द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने इसके गैंग से जुड़े 3 और सदस्यों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक पुराने मामले को रीओपन करके सतीश और रामू द्विवेदी को गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ में शराब की दुकान पर कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा। बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग शराब खरीदते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यहां पर कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। बस्ती में सरयू नदी के किनारे बसे दर्जनों गांव पर अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। यहां रिंग बांध के निर्माण का काम मुआवजे के विवाद को लेकर पिछले 15 सालों से अधूरा पड़ा है और हर साल सैकड़ों ग्रामीण बाढ़ का दंश झेलने को मजबूर हैं। मऊ जिले चिकित्सालय का जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश पासी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर तैयारियों को देखा, साथ ही आरटीपीसीआर लैब की स्थापना का भी निरीक्षण किया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बुलेटिन में अगली खबर का रुख करते हैं, जो दिल्ली कांग्रेस ने 2022 चुनाव की तैयारी किस तरह शुरू की है। दिल्ली में देखिए कैसा मंथन चल रहा है। जल्द हो सकता है प्रियंका गांधी का यूपी दौरा। प्रियंका ने संभावित विधानसभा प्रत्याशियों के नाम भी मांगे हैं।
सभी जिलाध्यक्षों से संभावित प्रत्याशियों के नाम मांगे गए हैं। जिलाध्यक्ष अपने जिले की विधानसभा से संभावित नाम देंगे। तो प्रियंका गांधी का मंथन इस दौरान चल रहा है। बहुत जल्द उनका यूपी दौरा होने वाला है। 2022 में जो उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, प्रियंका यूपी की प्रभारी हैं और जल्द ही उनका यूपी दौरा भी होने वाला है। उन्होंने संभावित विधानसभा प्रत्याशियों के नाम सभी जिलाध्यक्षों से मांगे हैं। हर जिले से जितने भी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, वहां से किसको प्रत्याशी बनाया जा सकता है, उन सभी के नाम प्रियंका गांधी ने मांगे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में बड़ी बैठक की। पार्टी से जुड़े हुए अलग अलग समुदाय के वरिष्ठ लोगों के साथ ये बैठक हुई है। बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को अहम निर्देश मायावती ने दिए। मीटिंग में मायावती ने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है और यही नहीं, मायावती ने पार्टी के लोगों से चुनाव की तैयारी के मद्देनजर फीडबैक भी लिया। सभी वर्गों में पार्टी का जनाधार बढ़ाने के निर्देश दिए और इस दौरान छोटी छोटी कैडर बैठकों का सिलसिला जारी रखने के निर्देश भी मायावती ने दिए। मायावती ने कहा कि पार्टी के लोग कैडर पर भरोसा करें, उन नेताओं पर नहीं जो निजी स्वार्थ को पार्टी हित से ऊपर मानकर बिक जाते हैं। कोरोना की महामारी ने पूरी दुनिया की रफ्तार पर ब्रेक सा लगा दिया है, लेकिन गोरखपुर का विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस इससे अछूता रहा। महामारी के भयानक दौर में भी गीता प्रेस केवल 10 दिन ही बंद रहा। उसके बाद से गीता प्रेस में लगातार पुस्तकों का प्रकाशन होता रहा है। आपको बता दें कि दुनिया भर में मशहूर गीता प्रेस में 1923 से ही धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है। धार्मिक पुस्तकों का जिक्र होते ही जबान पर बरबसी गीता प्रेस का नाम आ जाता है। बात चाहे भगवत गीता, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा या पुराणों का हो, लोग गीता प्रेस की पुस्तकें ही आज भी पसंद करते हैं। देश की आजादी से पहले स्थापित इस प्रेस से आज हजारों लोग जुड़े हुए हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं। आज वर्तमान समय में गीता प्रेस में लगभग 1800 तरह की पुस्तकें छप रही हैं, जो सारी आध्यात्म से संबंधित हैं। गीता, रामायण, हमारे आर्ष ग्रंथ, 18वें पुराण, वेद नहीं छपता है। इसके अतिरिक्त हमारे उपनिषद इत्यादि बृहद मात्रा में और 15 भाषाओं में छपते हैं। गीता प्रेस की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब कोरोना की महामारी अपने भयंकर दौर में थी तो गीता प्रेस केवल 10 दिन ही बंद रहा। उसके बाद से गीता प्रेस में लगातार पुस्तकों का प्रकाशन होता रहा और कोरोना काल में भी किसी कर्मचारी का वेतन नहीं रोका गया। 1923 से ही ये संस्था निरंतर चल रही है और निरंतर नए नए कीर्तिमान भगवत कृपा से स्थापित कर रही है और गीता प्रेस की साख आज बताने की आवश्यकता नहीं है। 1923 में स्थापित गीता प्रेस से कुल 15 भाषाओं में धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है, जिसके देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मांग। आज बदलते वक्त के साथ कई प्रकाशन केंद्र धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन कर रहे हैं, लेकिन पाठकों के मन में गीता प्रेस की पुस्तकों के लिए एक अलग ही सम्मान है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़े, वाराणसी के छोटा लालपुर के रहने वाले अर्जुन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। अर्जुन ने अगस्त 2020 में 6 साल 8 महीने की उम्र में अमेरिकी तीरंदाज माइक ट्रॉनप और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ मैकग्रेल बेटुप रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और इसके साथ ही अर्जुन ने देश और काशी का नाम रोशन किया है। अर्जुन की उम्र महज 7 साल है। वो पिछले 4 साल से तीरंदाजी सीख रहा है। फिल्म बाहुबली देखने के बाद अर्जुन ने तीरंदाज बनने का फैसला लिया और अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा। और अब एक बड़ी खबर एटा से हमें मिल रही है। सीडीओ अजय प्रकाश निलंबित कर दिए गए हैं। जिला पंचायत चुनाव की मतगणना में गड़बड़ी का आरोप है। तत्कालीन डीएम विभा चहल ने शासन को इसकी संस्तुति भेजी थी। शासन ने सीडीओ अजय प्रकाश को अब निलंबित कर दिया है। संयुक्त विकास आयुक्त अलीगढ़ को अब जांच सौंपी गई है। तो जिला पंचायत चुनाव में जो वोटिंग हुई उसके बाद काउंटिंग में कुछ गड़बड़ी सामने आई थी और उस वक्त डीएम विभा चहल ने शासन को संस्तुति भी भेज दी थी। शासन ने अब सीडीओ अजय प्रकाश को निलंबित कर दिया है। और अब बारी है आपको अवध की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में दिखाने की। चलिए फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। सीतापुर के महमूदाबाद ब्लॉक संसाधन केंद्र में सरकारी स्कूलों के बच्चों को बांटने के लिए भेजी गई किताबें और अन्य सामग्री कमरे में कूड़े की तरह पड़ी मिली।
अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सुर्खियों में आने के बाद अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। अंबेडकर नगर में आरटीओ चेकिंग से बचने के लिए तेज रफ्तार से भाग रहा एक ट्रक ट्रेलर दुकान में जा घुसा। इसकी चपेट में आकर दुकान में बैठे शख्स की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। नाराज लोगों ने एआरटीओ की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और चालक को मारा पीटा। बाराबंकी में करोड़ों रुपयों की 32 लग्जरी गाड़ियों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामला बाराबंकी और राजधानी लखनऊ से जुड़ा हुआ है। आरोपी ट्रैवल्स मालिक शुरुआत में गाड़ी मालिक को 2 से 3 महीने पैसे देता था और फिर धीरे धीरे इन गाड़ियों के फर्जी कागजात बनवाकर दूसरों को बेच देता था। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची और यहां पर उन्होंने जिला अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस ऑक्सीजन प्लांट से एक साथ 300 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकेगी। रोजाना 100 सिलेंडर भी भरे जा सकेंगे। सुल्तानपुर में पंचायत उपचुनाव के दौरान बवाल हो गया। फर्जी वोट डालने के आरोप में उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। साथ ही पुलिस की जीप में तोड़फोड़ की। हंगामे में एक होमगार्ड और पुलिस का प्राइवेट ड्राइवर घायल हो गया। प्रयागराज में एक शादी समारोह में गुस्साए हाथी का आतंक देखने को मिला। हाथी ने जमकर हंगामा मचाया, उत्पात मचाया, गाड़ियों को तोड़ दिया। हालांकि इस दौरान शादी में शामिल मेहमान और दूल्हा किसी तरह जान बचाकर भाग गए। हाथी ने समारोह स्थल को तहस नहस कर दिया। फतेहपुर में अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे कार सवारों को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में मां बेटे समेत 4 लोग घायल हैं। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को कानपुर रेफर करना पड़ा। प्रतापगढ़ में वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां पर गुरुद्वारे में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जहां पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। हरदोई में डीएम ने जिला अस्पताल में संचालित ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया है। जिला अस्पताल की ओर से 2 और हरियाणा चीनी मिल की ओर से 1 ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। तो सुपरफास्ट खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं और अब खबर यूपी में पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने के बाद कोरोना संक्रमित होकर जान गंवाने वाले शिक्षकों की मुश्किलें अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर शनिवार को पंचायत उपचुनाव में कुछ ऐसे शिक्षकों की भी ड्यूटी लगा दी गई जो पिछली बार ड्यूटी के दौरान कोरोना की चपेट में आ गए थे और दुनिया को अलविदा कह गए थे। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी इस घोर लापरवाही को कंप्यूटर की गलती बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। नंदलाल अकेले ऐसे टीचर नहीं हैं पंचायत चुनाव में जिनकी ड्यूटी कोरोना से मौत के बाद भी लगा दी गई। प्रयागराज के बहरिया ब्लॉक के ही डॉक्टर प्रेम शंकर मिश्रा की कहानी भी नंदलाल जैसी ही है। डॉक्टर प्रेम शंकर मिश्रा ने पहले चरण के पंचायत चुनाव में 15 अप्रैल को ड्यूटी की थी। घर वापस लौटने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। ऑक्सीजन लेवल 40 तक आ गया। कोविड वार्ड में उनका भर्ती कराया गया, लेकिन 22 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। मौत के बाद परिवार वालों के आंसू सूखे भी नहीं थे कि अगले चरण के चुनाव के लिए फिर से उनकी ड्यूटी लगा दी गई। परिवार वालों को इसका काफी मलाल भी है। उनका साफ कहना है कि मौत 22 तारीख की रात को हुई, लेकिन वेतन बनाते वक्त विभाग ने सिर्फ 21 तारीख तक का ही भुगतान किया। उसे ये तो याद रहा कि 22 तारीख को डॉक्टर प्रेम शंकर मिश्र की मौत हो चुकी है, लेकिन ड्यूटी लगाते वक्त वो इस बात को भूल गया। परिवार वाले इसे बड़ी लापरवाही मान रहे हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में डीसीपी ट्रैफिक ने व्यवस्था को परखा। सादे कपड़ों में डीसीपी ट्रैफिक BBGJTS मूर्ति बाइक पर निकले और शहर के कई जगहों पर हो रही चेकिंग का उन्होंने निरीक्षण किया। आपको बता दें, ड्रंक एंड ड्राइव को रोकने के लिए ग्रैंड चेकिंग की गई और इस दौरान मुस्तैदी से चेकिंग करने पर 2 TI और 1 कांस्टेबल को पुरस्कृत भी किया गया। और बड़ी खबर, आज से 2 और ट्रेनों का संचालन होगा। लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस वे का जो एक्सप्रेस है उसका संचालन होगा। लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस का संचालन तो ऐशबाग गोरखपुर एक्सप्रेस स्पेशल भी आज से चलने वाली है। तो रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेनें शुरू की हैं। लोगों के लिए बड़ी राहत। जो 2 स्पेशल ट्रेनें हैं वो अब चलेंगी, वो हम आपको बता रहे हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया कि लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस को चलाया जाएगा। उसका संचालन एक बार फिर होगा और इसके साथ साथ ऐशबाग गोरखपुर एक्सप्रेस का भी संचालन होगा। उधर लखनऊ में आज से एसी बसों के लिए शुरू होगी बुकिंग। यूपी में 15 जून से एसी बसें चलेंगी।
शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक बसों का संचालन होगा। 8 रूटों पर एसी बसें चलाई जाएंगी। तो लखनऊ में आज से एसी बसेस के लिए बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। 15 जून से उत्तर प्रदेश के अंदर एसी बसों का संचालन शुरू हो रहा है। शाम 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक बसों का संचालन होगा और कुल मिलाकर 8 रूट ऐसे हैं जिन पर ये बसेस चलाई जा रही हैं और अब इनकी आज से बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। और चलिए अब जानते हैं यूपी उत्तराखंड में आज किस तरह की हलचल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिन की बैठक होने जा रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी सदस्य भी इस बैठक में होंगे और समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र मंदिर की नींव का निरीक्षण करेंगे। L&T और टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे। बैठक में नींव के रॉ मटेरियल को लेकर चर्चा होगी। उधर लखनऊ में जस्टिस संजय यादव आज राजभवन में शपथ लेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद की वो शपथ लेने जा रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। दोपहर 12 बजे जस्टिस संजय यादव शपथ लेंगे। उधर प्रदेश में जो मानसून का इंतजार है आज खत्म होने जा रहा है। आज किसी भी वक्त यूपी में टकरा सकता है मानसून। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और बिहार की सीमा से लगते हुए जो जिले हैं वहां पर तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं उत्तराखंड की क्या रहेगा खास। देहरादून में सीएम तीरथ सिंह रावत का ये खबर है कि वो दिल्ली जाने वाले। दिल्ली का उनका दौरा है। देर शाम को दिल्ली पहुंच जाएंगे सीएम तीरथ सिंह रावत, जहां वो सोमवार को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। इसके अलावा उत्तराखंड के दौरे पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी शनिवार की रात को हल्द्वानी पहुंच गए हैं। अनिल बलूनी जहां आज दिन भर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं के साथ मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। नैनीताल पेयजल योजना की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। जिले के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे अनिल बलूनी।